I belong to a refugee family which came at the time of partition of India. तो हम लोग झंग जिले से आए थे, नागपुर में सेटल हुए। जब हम पार्टीशन को समझने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के ऐसा होता है। पार्टीशन में भी कुछ पार्ट्स को एम्पलीफाई किया जाता है, कुछ पार्ट्स को जानबूझ के साइलेंस रखने की कोशिश की जा रही है। और इन सारी चीज़ों में उससे कैसे फ़र्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस आजकल के? और जो पॉपुलर फिल्में आई हैं जी, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, जी, ये सब जो हैं ये एजेंडा फिल्में हैं। काउ या बीफ प्रोटेक्शन या बीफ ईटिंग को बेसिकली दिखाया जाता है एज इफ इट इज़ एन इशू बिटवीन एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन वर्सेस मुस्लिम प्रैक्टिसेस। ये क्या सच में एक एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन का इशू था या फिर ये नया एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं पिछले 30 साल? देखिए, इसका ऐसा है कि बाद में आया। वैदिक काल में तो गाय की बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था। कम्युनल लेंस क्या करता है, वो दूसरे धर्म के राजा की बुराई को ही प्रोजेक्ट करता है। अगर आपने मुगल्स की हिस्ट्री को लेट्स से इरेज कर दिया, डाउन प्ले कर दिया, आप 600 साल की हिस्ट्री की बात कर रहे हो, जिसको आप ये बोल रहे हो कि ये जी ऑक्यूपायर्स थे, फॉरेनर्स से ख़त्म, उससे बेसिकली आप पूरे नेशन की हिस्ट्री से ले क्या रहे हो, ख़त्म क्या कर रहे हो? सेक्युलरिज्म खुद ये इवॉल्व कैसे होता है इंडिया में? देखिए, इंडिया सेक्युलर बनने की जो प्रोसेस है, अगेन उसमें देखूंगा कि वो नेशनल मूवमेंट जो हुआ अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उससे सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वैल्यूज आई। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों के आने के बाद एक तरफ रेलवेज आई, कम्युनिकेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी, मॉडर्न पनिशमेंट सिस्टम ये आया, और उसके साथ जो न्यू क्लासेस सोसाइटी में आए, न्यू क्लासेस, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, किसानों को एक नई पहचान मिली। तो यहाँ से एक सेक्युलर पहचान चालू हुई। This podcast is brought to you by Human Online, serving humans, humanity, and global peace. सर, जैसा कि अभी हम आते आते बात कर रहे थे अबाउट हिस्ट्री, आपने कहा कि हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज़ अ साइंस। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हिस्ट्री पे इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है कि हिस्ट्री एक आर्ट है या फिर हिस्ट्री एक साइंस है, लाइक इसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता करते हैं? देखिए, हिस्ट्री में एक तो काफ़ी इमेजिनेशंस हैं, ग्रेट बुक्स हैं, where there is a lot of description of things. But history, we start calling it when there is a concrete evidence. Like there are coins, there are authentic reports, the books written at that time by the court chroniclers. So from that's where the history begins. So earlier period, when you were writing a great poem about some god or a historical narrative of some king based on imagination, that cannot be called history because that's a very too much subjective without any evidence. So when I'm saying history is a science, that basically means you have objective, concrete evidence in a particular framework. So then it becomes history. So I mean, it's a scientific discipline like it may not be exactly like mathematics or engineering, but it has to have its own foundation. Like when we write the history of Aryas, so one is that you can do it from imagination, what must have happened. Second is that you analyze Rig Ved, other Vedas, and documents written at that time. Document means books written at that time, and interpret it in that context. That then becomes a history of Aryans in that way. Like that time now, some excavation went on in Mohenjo-daro, Harappa, now recently near Madurai in Tamil Nadu. So there, what you can do carbon dating. You can try to see what type of structures are there. So from that, when you infer, it becomes a sort of a understanding history of that region. Okay. Sir,
तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपको क्या चीज़, आपको कैसे इंटरेस्ट आया हिस्ट्री में, और मैंने देखा कि आपका ज़्यादातर काम कम्युनल पीस पे है। तो आपने कहा कि एक इवेंट था विच वाज द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, वो था जहाँ पे मुझे ये लगा कि कम्युनल पीस के बारे में काम ये करना पड़ेगा। बट स्टिल लाइक वुड यू, इफ़ यू डोंट माइंड, आप अपना थोड़ा और बैकग्राउंड दे सकते हैं कि आपने लाइक मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ। Of course, I can see. I belong to a refugee family which came at the time of partition of India. तो हम लोग झंग ज़िले से आए थे, नागपुर में सेटल हुए। और नागपुर में मेरा एक्सपोजर ऐसा था, एक तो हिंदी लिटरेचर जो आपको समाज का एक आईना दिखाता है। दूसरा, हमारा जो स्टडी रूम था वो हमारे दादाजी की दुकान थी, सड़क पे थी, तो वहीं से लोग आते जाते थे, पूरी दुनिया दिखती थी, रिलीजियस प्रोसेशंस भी दिखते थे, और वहाँ जो गांव से लोग आते थे वो अपना बताते थे। तो एक दिमाग में पूरे इंडिया का चित्र आने लग गया। और फिर वहाँ उसके बाद जब मैं पढ़ता रहा तो अब खुद की पढ़ाई के साथ ये सोशल इश्यूज़ पे पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, न्यूज़पेपर, सोशल इश्यूज़। तो वहाँ से पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ वट एवर यू कैन डू। और वहाँ से मैंने तय किया कि आई विल ट्राई टू कमिट माई सेल्फ, यानी मैं समाज के लिए काम करने के लिए सीरियसली आगे बढ़ूँगा। तो उसके सिलसिले में चलते चलते फिर गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भारत के रिवोल्यूशनरी भगत सिंह, उनके साथी, ये सब पढ़ते पढ़ते फिर कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा थोड़ा सा। नहीं कि मैं आई एम नॉट ए स्कॉलर, उसमें बहुत मैं माहिर नहीं हूँ, पर थोड़ा थोड़ा मैं सब समझने की कोशिश किया। तो पहले तो मेरे दिमाग में आया कि ये धर्म जो हैं वो अलग अलग क्यों हैं। तो उससे मैं एक धर्म को भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के मुझे लगा यार एक ही धर्म हो सकता है, मानवता या ह्यूमनिज़म। तो मेरी पहली आइडिया थी। फिर उसके बाद देश की गरीबी जो मुझे मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में दिखती थी, जहाँ मैं था 8 साल वहाँ, और ये सब देख के मैंने इसके बारे में अध्ययन करते करते मुझे लगा कि समाज में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे उस समय सबसे बड़ा जो उभरता हुआ डिप्राइव्ड वर्ग दिखा वो था मजदूर वर्ग। तो मैं ट्रेड यूनियंस को समझने लग गया। ट्रेड यूनियंस को समझते समझते वो पूरा ये जो बैकग्राउंड था मार्क्सवाद का, इंडस्ट्रीज़ का, मज़दूरों का, ये सब में मैं थोड़ी बहुत समझ डेवलप करने लग गया। फिर इसी दौरान जब मैं आईआईटी में ही था तो 6 दिसंबर 1992 हुआ। वो मेरे लिए एक शायद ऐसा मुझे जगाने वाला कॉल था, जगाने वाली बात थी। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। मुझे जो मैंने अभी तक पढ़ा था उसके आधार पे मुझे लगा कि ये जो जिसको हिंदू मुस्लिम का सवाल कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं, ये उथला सुपरफिशियल इशू नहीं है। पहले लगता था ये कम्युनलिज्म क्या है, समाज विकसित होगा तो कम्युनलिज्म उड़ जाएगा हवा में। अभी लगा नहीं, ये कुछ एक पॉलिटिक्स है। और प्राइमरीली मुझे लगा कि ये जो पॉलिटिक्स है ये दिखता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, पर गहराई में जाके देखा तो ये औरतों के अधिकार के खिलाफ है, दलितों के अधिकार के खिलाफ है, मजदूरों के अधिकार के खिलाफ है, आदिवासियों के अधिकार के खिलाफ है। ये मुझे क्लियर हो गया। और वहाँ उस समय मैंने देखा जो दंगे ज़्यादा हो रहे थे, नरसंहार, कत्लेआम, उसमें हिस्ट्री का उपयोग बहुत था। जैसे बाबरी मस्जिद के साथ साथ बाबर आ गया, तो गाली निकाली गई, बाबर की औलाद, जाओ इधर या जाओ उधर। तो फिर बाबर का थोड़ा पढ़ना चालू किया, भाई बाबर ने क्या मुसीबत की। और फिर वहाँ से फिर सवाल खड़े हो गए कि भारत के बहुत सारे मंदिर थे जो मुसलमान राजाओं ने तोड़े। तो फिर वो मुसलमान राजाओं को पढ़ने लग गया।
फिर वही भारत में इस्लाम जो आया तलवार की नोक पर आया। तो ये मिला जुला कर ये इश्यूज ऐसे थे जिनको गहराई से समझने के लिए इतिहास को गहरे तरीके से समझने की कोशिश मैंने चालू कर दी। और उसी में से मुझे समझा कि ये जो सांप्रदायिक कम्युनल ताकतें हैं ये इतिहास का उपयोग कैसे कर रहे हैं समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। तो वहाँ से मैंने हर एक इशू को, क्योंकि पहले 5-7 साल में जब ये चल रहा था तो यही देखा, यही मुद्दे उठाते थे वो कि यहाँ पहले मंदिर था या पहले यहाँ मुसलमान राजाओं ने क्या अत्याचार किए, मुसलमान राजाओं ने पॉलीगैमी की, हिंदू औरतों पे अत्याचार किए। तो ये सब जो आने लग गए तो मुझे लगा कि ये जो नफरत है वो गलत सोचने के आधार पे है, ऐसा इंस्टिंक्टिवली मैंने फील किया। तो समाज में एक सही समझ लाने के लिए मुझे इतिहास को गहराई से समझने की कोशिश करनी पड़ी। जी, ओके। अब अगर हम पास में जाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया जिसको हम एज ए नेशन समझते हैं, ये जो या है, वो बेसिकली आता कब है वजूद में? मतलब जिस तरह दिल्ली एक हिस्सा रहा है इंडिया का, जी, उसी तरह क्या कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ये भी इसी तरह इंडिया के हिस्से थे या फिर ये बनता कैसे कब है? देखिए, पहले जो राजाओं का काल था, राजाओं का पीरियड था जी, उसमें तो हर एक प्रदेश का एक राजा था जी, और कई बार जैसे खास तौर से दिल्ली के मुगल बादशाह उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया, औरंगजेब इसको दक्षिण तक ले गया, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता गया। फिर भी वो राजाशाही थी, उसको कई लोग हिंदुस्तान कहते थे, पर जिस प्रकार से नेशन स्टेट हम देखते हैं उसकी नींव पड़ी अंग्रेज़ों के आने के बाद। क्या हुआ कि जब बादशाहत में एक बात होती है, आपकी पहचान वो राजा से होती है, आप खुद नागरिक हो, ये नागरिक तो आप हो ही नहीं, यू आर सब्जेक्ट्स, राजा की प्रजा हो। तो उसी के साथ एक पहचान जो बनती है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, आधुनिक शिक्षा आती है, तो उससे एक जो हमारा कांटेक्ट, एक तमिलनाडु में रहने वाला आसाम के बारे में जानता है, आसाम में रहने वाला कश्मीर के बारे में जानता है, तो वहाँ से एक जो नेशन स्टेट की कल्पना हुई, उसका रियल शेप आया नेशनल मूवमेंट से। पहले हम गुलाम थे, नेशनल मूवमेंट के आधार पे हम इनसे स्ट्रगल करने लग गए, इनके खिलाफ, और उससे फिर नेशन स्टेट की कल्पना, इंडिया की कल्पना। तो वहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आज़ादी के आंदोलन में थे, उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया नेशन इन द मेकिंग। ओके। और नेशन, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, ये कल्पना आज़ादी के आंदोलन में ही आई। ओके। क्योंकि यहाँ जो कम्युनल एलिमेंट्स कह रहे थे, जैसे मुस्लिम कम्युनल एलिमेंट्स कह रहे थे कि सिंध में जब से मोहम्मद बिन कासिम का राज्य आया तब से हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। वो जो मोहम्मद बिन कासिम आया वो तो एक राजा था, पर ये उससे जोड़ रहे। हिंदू राष्ट्रवादी कह रहे थे हम तो अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। अब अनादिकाल में आप पहले शिकारी अवस्था में थे, पशुपालक अवस्था में थे, राजाशाही में थे, उसको हम राष्ट्र कैसे कह सकते हैं? राष्ट्र तो बना, और राष्ट्र बना आज़ादी के आंदोलन से। हमारी अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी उस दौरान इंडियन नेशन और उसमें जो आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके कारण इंडिया नेशन बना। यानी कि जो मैं समझा कि एक कॉमन इंसान का एक्सपीरियंस या एक सब ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था कि मैं, मतलब ये बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद आता है कि मैं एक नेशन का हिस्सा हूँ, जो मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक है। उससे पहले छोटी छोटी बाउंड्रीज के वो हिस्से खुद को समझते थे, बेस्ड ऑन वो किस किंगडम से थे या किस स्टेट से थे, यानी प्रिंसली स्टेट से थे। अच्छा सर, अगर आप देखें आजकल आप देखोगे कि सेक्युलरिज्म एक ऐसा अल्फाज है जिसको बार बार कभी पार्टी पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है, कभी मीडिया में यूज़ किया जाता है। सेक्युलरिज्म खुद ये इवॉल्व कैसे होता है इंडिया में? ये
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या जी इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस की तहरीक के साथ ही एक एलीट प्रोजेक्ट था जो इम्प्लीमेंट किया गया, या फिर ये सिविलाइजेशनली इवॉल्व होती है इंडिया सेकुलर बनने के लिए? देखिए, इंडिया सेकुलर बनने की जो प्रोसेस है, अगेन उसमें देखूंगा कि वो नेशनल मूवमेंट जो हुआ अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उससे सेकुलरिज्म, सेकुलर वैल्यूज आई। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों के आने के बाद एक तरफ रेलवेज आई जी, कम्युनिकेशन आया जी, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी, जी, मॉडर्न पनिशमेंट सिस्टम ये आया, जी, और उसके साथ जो न्यू क्लासेस सोसाइटी में आए, न्यू क्लासेस जो नए वर्ग आए, ये थे व्यापारी, जी, उद्योगपति, जी, मजदूर वर्ग, जी, शिक्षित वर्ग, जी, किसानों को एक नई पहचान मिली। जी, तो यहाँ से एक सेकुलर पहचान चालू हुई। हम्म, और जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, वो कम्युनल पहचान को लेके चले। जी, उसी में से राजा नवाबों में से ही एक तरफ बना मुस्लिम लीग, जी, एक तरफ बना हिंदू महासभा, जी, हिंदू महासभा से आगे निकली आरएसएस। जी, तो ये जो सेकुलरिज्म की कल्पना है, हाँ, वो डेफिनेटली फ्रीडम मूवमेंट से आई। इसको मैं ज़्यादातर मॉडर्न नेशन स्टेट से जोड़ के देखता हूँ। पहले के कई राजा थे, जैसे अशोक थे, अकबर थे, वो सभी धर्मों का आदर करते थे, जी, पर उसमें एक जो जमींदार और धर्मगुरु का गठजोड़ था, जी, वो तो उस समय भी था। जी, सेकुलरिज्म की दो बातें होती हैं जी, कि एक जो धर्मगुरु होते हैं, जी, उनका समाज से प्रभाव आहिस्ता- राजनीति से अलग हो जाता जी, है, और दूसरा होता है जो भारत में जो खास तौर से लागू हुआ, कि सभी धर्मों के लोगों को एक बराबरी का दर्जा है, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में था, आज़ादी के आंदोलन में सभी लोग शरीक हुए, सभी लोगों ने भाग लिया। तो ये सेकुलरिज्म भारत में एक अलग तरीके से आया। फ्रांस में जो आया, फ्रांस में कैसा था? फ्रांस में ज़्यादातर जमींदार थे, पोप था, धर्मगुरु और धर्म सत्ता, राज्य सत्ता मिलके सब कहती थी कि वे हमको ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार हैं, लेजिटिमेसी है उनको, लेजिटिमेसी है कि हम आप पे राज करें। फिर जब फ्रांस में इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा, भाई शुरू में इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत काम करते थे, अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे नहीं, 14-14 घंटे काम करते थे, मेहनत करते थे। तो उनको लगता था हम तो इतनी मेहनत करके कमाई करते हैं जी, और ये राजा लोग तो मज़े में हैं, जी, कुछ करना नहीं पड़ता, जी, हज़ारों करोड़ों की संपत्ति है, जी, और वो तो इतने तक जनता से दूर रहते हैं कि लोग उनसे शिकायत करो कि ब्रेड नहीं है खाने के लिए, जी, तो रानी साहिबा बोलती हैं ब्रेड नहीं है तो क्या हो गया, केक खा लो। जी, तो ये ज़मींदार तो सबको देखता था, ज़मींदार सबको खुद का ही देखता था, और जो पूंजीपति आया, उद्योगपति आया, उसके अंदर तो मजदूर भी थे, उनकी ज़िंदगी भी देखता था वो। तो इसके आधार पे उन्होंने कहा ये दैवी सत्ता, जो डिवाइन पावर है, ऐसा कुछ नहीं होता, जी, सब कुछ यहाँ से है, जहाँ से उत्पादन रहेगा वहीं से प्राथमिकता आएगी। ये फ्रांस का मॉडल था। जी, इंडिया में क्या हुआ, तो फ्रांस में क्या हुआ, पूरी बात करता हूँ कि फ्रांस में इसी के साथ साथ ज़मींदारों की सत्ता, जी, लैंडलॉर्ड्स की सत्ता और क्लर्जी की सत्ता आउट, जी, ख़त्म कर दिया गया। जी, भारत में क्या था, ज़मींदार और राजा बने रहे, तो भारत का अलग मॉडल है। इतिहास अपने आप को ऐसा दोहराता नहीं। फ्रांस में जो सेकुलरिज्म आया और इंडिया में सेकुलरिज्म आया, उसका पाथ अलग है। फ्रांस में जनरली सब लोग एक ही धर्म के हैं, एक ही भाषा जनरली बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो वहाँ के सेकुलरिज्म का मतलब हो गया आयरन वॉल बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, राज्य और धर्म के बीच में एक लोहे की दीवार। और भारत में क्या था, बहुत धर्म के लोग हैं, अलग प्रकार के लोग हैं, काफ़ी धर्म हैं, काफ़ी क्षेत्र हैं, काफ़ी भाषाएं हैं, इसलिए इन्होंने उनको धर्म गुरु को अलग किया। पर यहाँ ज़मींदारी उन्मूलन पूरा नहीं हुआ। फ्रांस में लोग थे, भारत में उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद को ज़मींदारी उन्मूलन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो और ज़मींदारी और धर्मगुरु की सत्ता से जो बना रहा वो कम्युनल पॉलिटिक्स रहा, सांप्रदायिक राजनीति रही। जबकि फ्रांस में एक बार ये क्रांति हुई, सेकुलरिज्म आया, सेकुलरिज्म आ गया।
यहाँ सेकुलरिज्म आया, उसी के साथ साथ कम्युनलिज्म भी आ गया, क्योंकि राजा नवाबों को आपने पूरा ख़त्म नहीं किया। तो धीरे धीरे जो नीतियाँ आई ज़मींदारी उन्मूलन की, वो धीमी रही, पूरी तौर से लागू नहीं हुई, और उसके प्रक्रिया के दौरान ज़मींदारों ने अपना रूप बदल लिया, बड़े किसान बन गए या दूसरा कुछ हो गया। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता आने की जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। तो जो मैं समझा कि बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग सेक्शंस बेसिकली पुश करते हैं और इवेंचुअली एक सेकुलर स्टेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर ये अगर आप देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद 1950s के बाद ऐसा कैसे इवॉल्व होती है सेकुलरिज्म कि हम एक ऐसी स्टेट पे आ जाते हैं, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को भी समझना चाहूँगा कि इसका मतलब है क्या कि भारत या इंडिया तभी सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं। आप जब भारतीय हैं तभी आप सेकुलर होते हैं। When you become an Indian, then you become secular. ऐसे हिंदू आए, मैं हिंदू। भारत में सेकुलरिज्म जो आया, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नेशनल मूवमेंट में से आया, राष्ट्रीय आंदोलन में से आया, क्योंकि सभी धर्म के लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। और यहाँ जो हमारे बड़े नेता थे, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये तो सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेके चलते थे। तो कोई हिंदू होने के कारण यहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं आई। यहाँ के जो आइडियाज़ विकसित हुई अबाउट स्वतंत्रता, इसमें अब अम्बेडकर का भी बहुत रोल है जी। अम्बेडकर ने देखा कि ये डेमोक्रेसी आ रही जी, पर इसमें सोशल डेमोक्रेसी नहीं है जी, विद इन द सोसाइटी, देयर आर इनइक्वालिटीज। जी, तो अम्बेडकर की भी जो राइटिंग थी वो पूरी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ इन नेशनल मूवमेंट पे भी। तो भारत में जो सेकुलरिज्म आया वो ग्राउंड से आया, वो ऊपर से किसी ने लादा नहीं कि यू हैव टू बी सेकुलर स्टेट। ये दो फर्क होते हैं ना, आइडियाज़ का ऑर्गेनिक होना, लोगों से निकलना, और ऊपर से थोपा जाना, टॉप टू बॉटम, दे आर वेरी डिफरेंट। तो भारत में जो सेकुलरिज्म आया वो ग्राउंड से होकर ऊपर आया। मतलब ये सारे लोगों की ख्वाहिश थी एटलीस्ट, हर एक कम्युनिटी से। सर, चूँकि हम बात ही कर रहे हैं पार्टीशन की, पार्टीशन में जब भी हम बात करते हैं, हम बात तो करते हैं कि ठीक है जी, इंडिया बना मुसलमानों के लिए, सॉरी ये पाकिस्तान बना, इंडिया बना। लेकिन एक चीज़ जो मैं खुद पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मुस्लिम एक्सपीरियंस था क्या पार्टीशन का, उन लोगों, यानी कि अगर मतलब उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, वो मुस्लिम जो इंडिया में ही रहे, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस था जो पाकिस्तान चले गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम्स जो पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए, इसकी बात सही है, पर पाकिस्तान की जो डिमांड आई थी वो एलीट मुस्लिम से आई थी। जो ज़मींदार थे, जो नवाब थे, उनके इसमें से ये डिमांड आई थी। और पाकिस्तान बनने के साथ ही यहाँ जो बड़े ज़मींदार थे, मुस्लिम ज़मींदार, बड़े जो सेना के अधिकारी थे, मुस्लिम सेना ऑफिसर्स, सैनिक ऑफिसर्स, बड़े जो मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स थे, वो पाकिस्तान गए। तो ये जो सेकुलरिज्म का यहाँ जो पूरा जो उस समय इंडिया में मुसलमान 25% था, उसमें से 13% मुसलमान उस एरिया में था जहाँ पाकिस्तान बना। 13%, 12% मुसलमान पूरे भारत में स्प्रेड है। तो सभी मुसलमानों के लिए तो बना भी नहीं। 12 करोड़ लोगों को तो आप भेज नहीं सकते। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कई लोगों ने बात की कि भाई यहाँ से मुसलमानों को उधर भेज दो, वहाँ से हिंदुओं को इधर भेज दो, वो पॉसिबल था ही नहीं। 12 करोड़ लोग एक बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए, पर सभी मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। और भारत बना एक सेकुलर स्टेट, सबके लिए। तो ये एक जो बात हुई उसमें पाकिस्तान का बनना वाज ए ट्रेजेडी इन ए सेंस दैट कि आप बोल रहे हो कि हमको मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, पर इज दैट पॉसिबल? क्या वो हो सकता है? असंभव है। मुसलमान स्कैटर्ड है पूरे भारत में। हो सकता है कि वो ईस्ट बंगाल में ज़्यादा थे जी, वेस्ट पंजाब में ज़्यादा थे जी,
सिंध में ज़्यादा थे, हो सकता है, दैट्स अबाउट ऑल। जी। पर बाकी मुसलमानों को क्या? हम्म, तो जब आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए देश चाहिए, तो अपने आप में एक सेंटेंस गलत है। तो पार्टीशन मेरे ख्याल से का होना ये एक बड़ा ट्रेजेडी रहा है। इट इज़ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सर और मैं ये भी पूछ रहा था कि जब हम इतने बड़े माइग्रेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली शायद एक सोशल शिफ्ट भी आया हो कि तो तब भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ, तो यानी कि पार्टीशन के समय क्या और कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस का शिकार होते हैं? ईस्ट की तरफ भी हुए हैं, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए। बंगाल के बॉर्डर्स में, रांची में, आसाम के कुछ एरियाज़ में अभी अभी दिल्ली की खबर आ रही है। तो कम्युनल वायलेंस तो दोनों बॉर्डर्स, जहाँ ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उसके बॉर्डर्स पे वायलेंस ज़्यादा हुआ। वो ऑर्गेनिक था या फिर उसमें भी कोई पॉलिटिकल एंगल था कि किसी पार्टी ने या किसी भी वर्ग ने बेसिकली पुश किया हो अपने एजेंडा के लिए? वायलेंस ऑर्गेनिक नहीं होता। ओके। वायलेंस होता है जब नफ़रत फैलाई जाती है। वायलेंस होता है जब कोई पॉलिटिकल एलिमेंट्स उसमें एक्टिव होते हैं। तो उस समय भी जो मुस्लिम लीग के एलिमेंट्स एक्टिव थे, हिंदू महासभा आरएसएस के एलिमेंट्स थे, दे आर एट द रूट ऑफ वायलेंस। तो इसमें भी एक भीष्म साहनी का सीरियल है, 3 पार्ट सीरियल है जी। मुझे नाम भूल जाता है। तो उसमें वही बताते हैं कि कैसे कुछ लोग कम्युनल लीडरशिप टेकअप करते हैं, सांप्रदायिक बनते हैं और लोगों को भड़काते हैं। और ये इतनी बड़ी घटना थी पाकिस्तान का बनना दुनिया के इतिहास में कि हर जगह ये एक इसकी तरह फैल गई, जंगल की आग की तरह, और उसके कारण वायलेंस हुआ। जब हम इसी पार्टीशन की बात करें, आपको लगता है कि जब हम पार्टीशन को समझने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के ऐसा होता है कि पार्टीशन में भी कुछ पार्ट्स को एम्पलीफाई किया जाता है, कुछ पार्ट्स को जानबूझ के साइलेंस रखने की कोशिश की जा रही है, और इन सारी चीज़ों में उससे कैसे फ़र्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस आजकल के जो हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो हाईलाइट किया गया होगा कि भाई हिंदुओं के अत्याचार से बनने के लिए हमने पाकिस्तान की मांग रखी, और यहाँ जब से पिछले 10 साल से यही बात कही जा रही है कि पार्टीशन के समय हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ, और ये अत्याचार मुसलमानों के कारण हुआ। ये नैरेटिव अभी बनाया जा रहा है पिछले 20, 25, 30 साल में। पहले ये नैरेटिव इतना डोमिनेंट नहीं था। ये नीचे नीचे चलता रहता था, क्योंकि ये पता है कि पार्टीशन के समय हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। कटे हुए लाशों की ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आई, इंडिया से पाकिस्तान गई। जो माइग्रेशन दोनों तरफ से हुए, दोनों में आम गरीब आम लोग को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। पर अभी जो नैरेटिव है उसको वन साइडेड किया जा रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान मुसलमानों के कारण बना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। पार्टीशन मुसलमानों के कारण बना, मुसलमानों ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, और इसीलिए उसको विभाजन विभीषिका दिवस, पार्टीशन हॉरर्स डे के नाम से जो कर रहे हैं, उसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कैसे अत्याचारी थे, हिंदुओं को कैसे सफ़र करना पड़ा। जबकि ये तो बायलैटरल प्रोसेस है। आप कोई भी इतिहास में देखिए, जो उस समय के नैरेटिव्स हैं, मुशीरुल हसन की किताब हो या अभी ये फ्रीडम एट मिडनाइट हो, खुशवंत सिंह की जो राइटिंग्स हैं, उसमें भी बराबर बताया गया कि पार्टीशन कैसे दोनों तरफ के लोग काफ़ी संख्या में मारे गए। ओके। अगर हम पार्टीशन से आज की बात करें, अगर आप देखें, जब हिस्ट्री को समझने की बात आती है, अब हम एक ऐसे अनफॉर्चुनेट टाइम पे आ गए हैं जहाँ पे एकेडमिक्स से कम लेकिन पॉप कल्चर, म्यूज़िक, बॉलीवुड से हम ज़्यादा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, या शेप कर रहा है ये हिस्ट्री को। तो ये जो एक ट्रेंड है, इसके क्या नेगेटिव्स लगते हैं आपको, या आपको क्या वरी करता है एज अ हिस्टोरियन इस ट्रेंड से? देखिए, मुझे वरी ये करता है कि अभी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड से आई है। पॉप कल्चर का मैं भी बात नहीं करता, पर जो पॉपुलर फिल्में आई हैं जी, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हूरें, और ऐसी बहुत
बंगाल फाइल्स, ये सब जो हैं ये एजेंडा फिल्में हैं। इन्होंने हिस्ट्री को बराबर बताया नहीं है, इवेंट्स को बराबर बताया नहीं है, और ये सब फिल्मों का एम है टू ब्लेम मुस्लिम्स एंड पार्टली सेकुलर लीडरशिप ऑफ नेहरू, पार्टली गांधी जी। तो ये फिल्मों का असर लोगों के सोचने पे बहुत निगेटिव हो सकता है, क्योंकि फिल्म इज़ ए पावरफुल मीडियम। एब्सोल्युटली। आपका आर्टिकल है, बुक है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लोगों तक जाएगी। जी। फिल्में तो एक शॉट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये फिल्में जो अभी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे पूरी याद भी नहीं है, तो उसने काफ़ी नुकसान कर रही है। बट द फैक्ट के देयर वाज दिस मूवी, क्या मूवी था नाम, जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुई है, बंगाल फाइल्स। जो इन्होंने ये की थी, वो दैट वाज अबाउट द ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, बट इन्होंने उसको आगे सेंसर बोर्ड ने आने नहीं दिया। बट आई जस्ट फॉरगॉट दैट। खैर छोड़ें। अच्छा, अब फिल्मों से याद आया, अगर फिल्मों के बारे में मैंने किसी कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है या बहुत ज़्यादा फिल्मों ने उसको दिखाने की कोशिश की है, इज़ द कैरेक्टर ऑफ ईदर औरंगज़ेब या टीपू सुल्तान। और इवन सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि एक सेक्शन उसको दिखाता है कि बहुत ही क्रूल, दोनों बहुत ही क्रूल थे, लोगों को मारने की कोशिश की। दूसरा सेक्शन उसको दिखाता है कि प्रोटो फ्रीडम फाइटर थे, चाहे टीपू सुल्तान हो। एज अ हिस्टोरियन, जब आपको इन दो को पढ़ते हैं, चाहे औरंगज़ेब हो, टीपू सुल्तान हो, आप इनको कैसे पढ़ते हैं? आपके क्या विचार या व्यूज़ हैं उनके बारे में? देखिए, इनको पहले तो मैं एक राजा के रूप में देखता हूँ। फर्स्ट दे आर किंग्स, जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है खुद के राज्य को चलाने में, खुद के राज्य को बढ़ाने में। ये पहला है। और उसमें औरंगज़ेब को जिस प्रकार से एक क्रूएल मुस्लिम किंग दिखाया है जी, वो हाफ साइड ऑफ द स्टोरी है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी छावा, उसमें वो बताते हैं कि औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज, मराठा किंग पे कितने अत्याचार किए, पर वो ये नहीं बताते कि यही संभाजी महाराज पहले औरंगज़ेब के साथ मिलके 2 जगह काम कर चुके थे। वो ये नहीं बताते कि संभाजी महाराज का बेटा साहू महाराज, वो औरंगज़ेब के कस्टडी नॉट एज ए जेल्ड पर्सन, पर उनके साथ 18 साल तक रहा, वहीं पला बढ़ा। और वहाँ से आने के बाद पहला काम उसने किया, औरंगज़ेब की समाधि पे जाके श्रद्धा अर्पित की। तो ये औरंगज़ेब का एक पार्ट है, क्रूएल्टी का पार्ट। और ये भी नहीं बताते कि औरंगज़ेब के पास संभाजी महाराज को जो पकड़ के लाया था, वो सेनापति का नाम था राठौड़। ओके, ठीक है, तो ये हो गया वन साइडेड। दूसरा, औरंगज़ेब का ये बताते हैं कि उसने हिंदू मंदिरों को बहुत तोड़ा। अब जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा, रिचर्ड ईटन ने रिसर्च करके बताया कि उसका नंबर 10 मंदिर तोड़े उसने। अब उस मंदिर तोड़ने का कारण क्या था? कहीं बदमाशियाँ चल रही थी, कहीं उसके विरोधी छुपे हुए थे, कहीं उसके दुश्मन राजा के क्षेत्र में थे, और बहुत कम जगहों पे जहाँ मंदिरों में पैसा था। 3-4 कारण थे। पर ये नहीं बताते कि इसी औरंगज़ेब ने एक सिख गुरु को देहरादून में गुरुद्वारा के लिए ज़मीन दी। ये नहीं बताते कि बहुत सारे हिंदू मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, फिर महाकाल का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, बालाजी चित्रकूट का मंदिर, ऐसे कई मंदिरों को उन्होंने दान भी दिए। ये डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब में औरंगज़ेब के फरमान मौजूद है कि मैं इतने मंदिरों को दान दे रहा हूँ। पहली बात तो ये औरंगज़ेब के बारे में वन साइडेड बात हो गई। अब जहाँ तक टीपू सुल्तान की बात है, टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान का मेन क्या था कि वो अपने मैसूर में रहता था। बताते हैं कि उसने लाखों ब्राह्मणों का ज़बरदस्ती से धर्मांतरण किया। अब आप सोचिए लॉजिकली, यहाँ लॉजिक आता है। कहाँ के राजा थे वो? मैसूर के।
मैसूर के आसपास का क्षेत्र मिला लो, कर्नाटक मान लो, जी, कितनी पॉपुलेशन रही होगी 1790 में? बहुत 1 करोड़ कम। से भी ज़्यादा, हाँ, 50 लाख वगैरह जी, रही होगी। जी। उसमें ब्राह्मण कितने होंगे? उसका 2-3% 20-50 हज़ार, जी, एक। तो लाखों ब्राह्मण का ये धर्मांतरण का सवाल ही नहीं है। जी। नंबर 2, टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा जो एडवाइज़र था, पूर्णैया, हुँ, वो ब्राह्मण था। अब ये बातें सुन के हैरानी होती है। और टीपू सुल्तान ने कुछ कम्युनिटीज़ को अटैक किया। हुँ, कौन सी कम्युनिटीज़ थी वो? जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद कर रही थी। उसने ये कहा कि मेरे राज्य में जो भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान, वो सब मेरी प्रजा है, उनकी जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और यही टीपू सुल्तान हिंदू गुरु शंकराचार्य, कांची काम कोटि पीठम के शंकराचार्य को जगत गुरु कहता था। जब भी लड़ाई के लिए जाता था, पहले उसका आशीर्वाद लेता था। और शेखर गुप्ता का एक मैंने लेख पढ़ा, वो जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, अभी प्रिंट के एडिटर इन चीफ है, उनका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। शेखर गुप्ता जब वहाँ गए तो उनको एंट्रेंस के पास ही एक तांबे की पट्टी, कॉपर प्लाक दिखी। उसमें क्या लिखा था? मैं टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य को इतना दान दे रहा हूँ। ओके। तो सवाल उसको एक हिंदू मुसलमान के रूप में बता के ये काफ़ी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू भी, उसका चीफ एडवाइज़र इज ए हिंदू। फिर एक बार श्रीरंगपट्टनम में मराठा सेना और इसकी लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान की। मराठा सेनाएं वापस जा रही थी बिना इसको हराए। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया, मराठा सेनाओं ने। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। टीपू सुल्तान ने कहा, आई एम द चीफ ट्रस्टी, मैं इसका सबसे बड़ा संरक्षक हूँ। अब इतिहास में इतना कॉम्प्लेक्स है। अब ये भी बात हो रहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आ रही थी, तो टीपू सुल्तान ने निज़ाम हैदराबाद और इधर पेशवा के रूलर पूना, इनको लेटर लिखा कि हम तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी लड़ाई, हमारे बॉर्डर, हमारे प्रॉब्लम एक है, पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ नहीं आने दें, वो एक विदेशी कंपनी है। न पेशवा माने न निज़ाम माना। टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई 4 बार ईस्ट इंडिया कंपनी से, और चौथी एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में टीपू सुल्तान मर गया। अब इससे मैं क्या देखूं? उसको मैं किस रूप में देखूं? एक राजा था जिसको पता था ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो बर्बाद करके जाएगी, और उसने निज़ाम हैदराबाद को भी बोला। इनके भी आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे आजकल बाउंड्री डिस्प्यूट रहते हैं, चुपचाप चलते रहते हैं। वहाँ तो बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हर समय झगड़ा करते थे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा साम्राज्य, उतनी बड़ी इनकम। लेकिन फिर ये स्पेशली इन दो राजाओं के नाम क्यों आते हैं बार बार, जिनको विलिफाई करने की कोशिश की जाती है? अगर हम मुगल डायनास्टी की बात करें, हम तकरीबन 600 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर यही दो क्यों? एटलीस्ट ये औरंगजेब का बार बार नाम आ रहा है। देखिए, कोई ऐसा है ना कि आपको कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड मिल गया, तो उसको आप पकड़ लेते हैं। ओके। पहले बाबर का बहुत पहले बदनामी की गई। 1992 से लेके नेक्स्ट 10 ईयर्स तक बाबर वाज मेजर हेट ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा घृणा उसी के खिलाफ थी। उसके बदले औरंगजेब को ले आए, क्योंकि अब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कौन सा था? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ किसने तोड़ा है? औरंगजेब ने। और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे अभी, अगर आपको याद हो, जब हम आ रहे थे स्टूडियो की तरफ, मतलब हम ये हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं समझ रहा हूँ कि जब भी आपको एक एजेंडा को पुश करने की कोशिश करते हो, आप उसके पीछे एक हिस्ट्री को रिवील करने की कोशिश करते हो या शेप करने की कोशिश करते हो। तो ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि बाबरी मस्जिद का सीन था तो आपको विलिफाई या डीज, यानी कि कहीं ना कहीं बाबर को विलन दिखाना था। अब जो नेक्स्ट शायद एजेंडा ये है कि अब मंदिर का इशू उठाना है कि मंदिर तोड़े गए, तो अब औरंगजेब का उठाओगे कि क्योंकि इसने गिराए थे तो इसीलिए 40 लाख गिराए गए। ये काफ़ी सही हो सकता है आप जो कह रहे हैं। राइट। और औरंगजेब के बारे में एक और भी बात है ना क्योंकि
वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ग्लोरीफाई भी बहुत करना चाहते हैं जी। हिंदू राष्ट्र का प्रतीक हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज हम्म, और राणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई थी औरंगजेब से जी। उसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि औरंगजेब ने कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ लड़ाई की थी ओके। ये तो बताते हैं पर ये नहीं बताते कि शिवाजी महाराज की सेना में उस समय 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे सिद्दी संबल इब्राहिम गारदी दौलत खान वगैरह हम्म, और औरंगजेब का जो सेनापति यहाँ आया था औरंगजेब की तरफ पे उसका नाम था मिर्ज़ा राजा जय सिंह। अब इसमें तो ये आधा इसको सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं चुना हुआ इतिहास। ओके। तो उसके आधार पे आजकल औरंगजेब मेन विलेन है। अच्छा, अगर आप इवन देखो भी बाकी बॉलीवुड मूवीज में ज़्यादातर एटलीस्ट जब से हम बड़े हुए हैं हम देखते हैं कि हर एक नहीं तो ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज में मुस्लिम किंग्स को ज़्यादातर विलिफाई किया गया है, डीजेनरेट सिखाया गया है, विलन्स दिखाया गया है। अगर आप पूरी मुस्लिम हिस्ट्री उठा के देखो तो क्या हर कोई किंग ऐसा ही था? वैसे मोटे तौर पे कहूँ कि हर एक किंग हिंदू मुस्लिम अपार्ट वो दुश्मनों पे आक्रमण तो करता था। राजा की कमर में तलवार सब्जी काटने के लिए नहीं होती थी बिल्कुल। वो दुश्मन को मारने के लिए होती थी और हर एक का दुश्मन रहता था। तो इसलिए हर एक राजा को कह सकते हैं आप एक ही उसको मैं एक ही तराजू पे देखता हूँ। आपकी पर्सनल रीडिंग में कोई ऐसे राजा रिगार्डलेस जिनका अपना रिलेशन सब और अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छा रहा हो कंपैरेटिवली? हाँ, अकबर का बहुत अच्छा था। ओके। अशोक का बहुत अच्छा था। ओके। अशोक और ये इन्होंने तो एक जैसे जिसको आजकल सिविक वेलफेयर कहेंगे जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ खोले। रास्ते बनाए, रास्ते पर पेड़ लगवाए, जगह जगह पानी के प्याऊ लगवाए। हेल्थ केयर में भी अशोक ने तो बहुत ध्यान दिया था। और अकबर तो वेश बदल के घूमता था प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए। उनको एंटी नेशनल बोलने के लिए नहीं, ताकि पता चले कि मेरे राज्य में और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये कुछ राजा थे जो अपने राज्य का विस्तार भी करते। औरंगजेब ऐसा नहीं है कि अकबर ने राज्य का विस्तार नहीं किया। उसमें मेवाड़ में एक बार घेराबंदी की और उसमें 30,000 लोगों को मारा भी सही। तो राजा के तो दोनों पहलू है ना, कि आप एक तरफ से दुश्मनों के साथ अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई करते हो। शिवाजी महाराज ने की। शिवाजी महाराज ने जब शुरुआत की उनके पास कोई राज्य नहीं था, उनके पिता राजा नहीं थे। वो तो उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों को जमा करके चंद्रराव मौर्य नाम के एक हिंदू राजा पे आक्रमण किया, उसका खजाना लूट लिया। उस खजाने के बेसिस पे सेना को बड़ा किया और धीरे धीरे जाके गुरिल्ला वॉरफेयर को डेवलप करके उन्होंने पूरे पूना के आसपास राज्य जमाया। तो मेरे ख्याल से यहाँ राजाओं का चरित्र एक ही रहता है। कुछ राजा थोड़े ज़्यादा ह्यूमन रहते हैं, जैसे शिवाजी महाराज भी काफ़ी ह्यूमन थे। वो इसलिए उनको लोक कल्याणकारी भी कहा जाता है। वो आज भी उनके ऊपर बहुत सारे गीत हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। लोकगीत भी एक इंडेक्स होता है ना, एक पहचान होती है कि राजा प्रजा के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे लोकगीत टीपू सुल्तान के बारे में भी है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे गिरीश कर्नाड ग्रेट प्ले राइट, ग्रेट एक्टर, उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान पर लोकल भाषाओं में बहुत ऐसे लोकगीत हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखा जाना चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि टीपू सुल्तान की वही जगह है मैसूर में जो शिवाजी महाराज की जगह है महाराष्ट्र में। तो राजाओं को मैं अब देखिए हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता, पर कुछ चीज़ें समान हैं। जैसे जो भी आप ह्यूमन सोसाइटी में देखिए, सभी लोग बराबरी से कमाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। अब कुछ लोग उसमें बहुत क्रूरता दिखाते हैं, कुछ लोग नरमाई दिखाते हैं। तो कुछ राजा केवल क्रूर थे और अपने राज्य का केवल विस्तार देखते थे, जनता का भला उतना नहीं देखते थे। पर जैसे अकबर था, जनता का भला बहुत देखता था। अशोक है, जनता का भला बहुत देखता था। शिवाजी महाराज जनता का भला बहुत देखते थे। तो ये एक कमोबेश
राजाओं में भी आप कह सकते हैं कि सभी राजा एक जैसे नहीं थे, कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब वही है कि हर वहाँ से भी अच्छे थे बुरे थे, वहाँ से भी अच्छे थे बुरे थे, बुरे अगर थे। आप इसको कम्युनल लेंस से देखो, रिलीजियस लेंस से करेक्ट। देखो। तो कम्युनल लेंस क्या करता है, वो दूसरे धर्म के राजा की बुराई को ही प्रोजेक्ट करता है, खुद के धर्म वाले जो राजा हुए उनको नज़रअंदाज करता है। अब जैसे आप देखिए इतिहास का बहुत बड़ा कत्लेआम पुष्यमित्र शुंग ने किया बुद्धों के खिलाफ, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम ख्याल करें तो समझ में आता है कि क्या होना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने। इससे मुझे जो बहुत टॉल क्लेम भी बोला जाता है आज कि कहीं ना कहीं मुगल्स की हिस्ट्री को इरेज किया जा रहा है स्कूल टेक्स्ट बुक से। तो अगर आप मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपने मुगल्स की हिस्ट्री को लेट्स से इरेज कर दिया, डाउन प्ले कर दिया, आप 600 साल की हिस्ट्री की बात कर रहे हो, जिसको आप ये बोल रहे हो कि ये जी ऑक्यूपायर्स थे, फॉरेनर्स से ख़त्म, उससे बेसिकली आप पूरे नेशन की हिस्ट्री से ले क्या रहे हो, ख़त्म क्या कर रहे हो? देखिए इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ पाकिस्तान से। जी आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत जो है जी पीक पे है, जी और उसमें एक वीर सिंघवी नाम के आर्टिकल, बड़े पत्रकार हैं, जी उनका एक लेख आया था जी कि उनका एक दोस्त जो ब्यूरोक्रेट था पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट के घर मिलने गया, जी तो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट उसको मिला गया, वो तो अच्छे से दोस्त थे, पर वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की जो लड़की थी, जब ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ने इंडियन ब्यूरोक्रेट को इंट्रोड्यूस किया बेटी के साथ, जो स्कूल में पढ़ती थी, तो बेटी एकदम उसके लिए गालियां निकालने लग गई। अब मुगल हिस्ट्री को आप यहाँ से डिलीट, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू हिस्ट्री को डिलीट कर दिया गया है, हिंदू राजा थे ही नहीं, सीधा वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती कासिम से आई और आज तक चली आई। कोई हम्म। आज़ादी का आंदोलन नहीं था, कोई गांधी नहीं था, कोई नेहरू नहीं था। और इधर ऐसा करेंगे आप, मुगल हिस्ट्री को निकाल देंगे, तो फिर बोलना पड़ेगा आगरा का ताजमहल कोई श्रीवास्तव साहब ने बनाया था। ये वरुण ग्रोवर नाम का जो एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है, उसने बताया ये श्रीवास्तव साहब ने बनाया था। लोगों को अभी हम यही बताएंगे, हुमायूं का टूम का नाम बदल के कुछ और कर देंगे, हर्षदेव का मकबरा वगैरह। ये इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, और वही उनका एम है, मुसलमान राजाओं को हिस्ट्री से ही निकाल दो। तो कोई सिर फिरे लोग उनकी अच्छाई बताने जाएंगे, वो भी झंझट क्यों होना, हमारे जैसे कुछ लोग बता के बैलेंस करने जाएंगे, तो क्यों चाहिए, हिस्ट्री में है ही नहीं, तो जो आपको मर्जी आए कर लो। लेकिन जब आप अगर आप जैसे 600 साल आप एक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री से निकाल रहे हो और उसको आप रीशेप और रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस सिविलाइजेशन के साथ भी गलत है ना, कि आप उनको झूठ पे फिर पाल रहे हो, एक तो झूठ से बेसिकली उनकी आइडेंटिटी बना रहे हो। कम्युनलिज्म पूरे झूठ के आधार पे टिका रहता है, पूरी आइडेंटिटी जो बनाता है वो झूठ के आधार पे ही बनाता है जी। और वो झूठ जो उसको कन्वीनियंट लगता है। पाकिस्तान में कौन सा झूठ है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद अली जिन्ना और अभी जो फील्ड मार्शल है, यहाँ तक हमारा इतिहास है, तो यहाँ भी वैसे ही इतिहास हो जाएगा कि वो तो अशोकों को भी शायद नहीं लेंगे, वो भी बुद्ध बन गया था ना, तो वो तो पुष्यमित्र शुंग से लेके आज तक का इतिहास बताएंगे, हमारा कितना ग्लोरियस इतिहास है। सर आपकी क्या सजेशन रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई हिस्ट्री अपने प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी लिखी जाती है कि क्या लिखें। अब आजकल के जो मिडीवल टाइम के हिस्टोरियंस हैं जो ज़्यादातर टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे हिस्ट्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे दिखाए हिस्ट्री को ताकि हम एक सेन सोसाइटी बना पाए? देखिए अब ये बहुत मुश्किल सवाल है ऐसे कि केवल हिस्ट्री के बताने से बहुत अच्छा भविष्य नहीं बनने वाला, पर फिर भी आज के मध्ययुगीन काल और दूसरे इस पे हिस्ट्री पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स चल रहे हैं। यही है कि बहुत पता नहीं कितने लोकप्रिय हैं जी। जैसे मैं आपको दो नाम बता देता हूँ, एक अशोक कुमार पांडे का चैनल है द क्रेडिबल हिस्ट्री, और दूसरा रुचिका शर्मा। ये दोनों इतिहास में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमारे जो पहले के इतिहासकार हैं मध्ययुगीन काल के, हरबंस मुखिया, इरफान हबीब सीनियर,
इन लोगों ने मीडिएवल हिस्ट्री पे बहुत बेहतरीन काम किया है। सवाल ये है कि इनके काम को लोगों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम है। पुल मतलब हर एक जना तो इरफान हबीब को पढ़ने वाला नहीं है जी या हरबंस मुखिया को पढ़ने वाला नहीं है। जी तो ये कुछ कार्यकर्ताओं का काम थोड़ा ज़्यादा है कि वो इनकी बातों को आम लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अब बाकी अलग जो वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं या सेक्शन है कम्युनिटीज़ का, उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अब ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करें जितना वो कर सकते हैं ताकि इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री को भी आगे ले आए। अब मुगल्स की हमने बात करी, हमने सेकुलरिज्म की बात करी, एक और चीज़ है सर जो बार बार आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आती है थ्रू अलग अलग डिबेट्स, वो है काउ। क्या काऊ। जी काउ या बीफ प्रोटेक्शन या बीफ ईटिंग को बेसिकली दिखाया जाता है एज इफ इट इज़ एन इशू बिटवीन एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन वर्सेस मुस्लिम प्रैक्टिसेस। लेकिन अगर आप एज ए हिस्टोरियन इस पूरे इशू को देखते हैं, ये जो बीफ प्रोटेक्शन है, ये क्या सच में एक एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन का इशू था या फिर ये नया एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं पिछले 30-40 साल देखिए, इसका ऐसा है कि बाद में आया। से? वैदिक काल में तो गाय की बलि दी जाती थी, जी सेक्रीफाइस किया जाता था। जी ये स्वामी विवेकानंद अपने जो लेक्चर्स उनके हैं ना, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो, जी उसमें वे मेंशन करते हैं। उनकी बाकी रचनाएं भी जो रामकृष्ण मिशन ने पब्लिश की हैं, उनमें बताते हैं कि वैदिक काल में गाय को बलि देते थे, जी बीफ खाया जाता था। जी और प्रोफेसर D.N. झा की एक बहुत महान किताब है द मिथ ऑफ होली काऊ, जी उसमें भी वो बताते हैं कि अथो अन्नम व्या गौ। जी ये संस्कृत शब्द का क्या मतलब है? अथो अन्नम, अन्नम यानी खाने की चीज़, गौ गाय। ओके अब हुआ क्या कि ये जब पुष्यमित्र शुंग और इनका ये चल रहा था, पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को क्लियर किया कि गाय की बलि देना गलत है। ही वॉज द वन टू स्टार्ट इट। भाई जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप खा सकते हो, पर वैसे एक ज़रूरत नहीं है अपनी शान शौकत स्टेचर दिखाने के लिए गाय की बलि देना गलत है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने पहले कहा। जी फिर जब ये पुष्यमित्र शौंग का दौर आया और बाद में ब्राह्मणवाद की मजबूती हुई, जी तो उन्होंने गाय के मुद्दे को रिवाइव किया। जी उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो पतन हुआ था वो गाय के इश्यू पे हुआ था। जी तो उन्होंने गाय को एक पवित्र जानवर बना लिया जी कि जिसके शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। और तब से फिर बाद में एक तरफ ब्राह्मणवाद ने, और ब्राह्मणवाद जो हिंदू धर्म के रूप में प्रस्तुत करता है खुद को, उसने गाय को पवित्र बना दिया और वो अभी एक मुद्दा बन गया है इसका। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स कब बनता है ये काउ इशू? मॉडर्न इंडियन में तो एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी ये इशू था। काऊ भी था, पोर्क भी था। वो तमस, वो सीरियल का नाम तमस, भीष्म साहनी का, उसमें एक मुस्लिम पॉलिटिशियन एक दलित को बोलता है कि सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो। मुस्लिम पॉलिटिशियन बोलता है। तो दलित पूछता है क्यों भाई, आपको इससे क्या मिलेगा? मेरे को तो आप पैसा दे रहे हो, पर आपको क्या मिलेगा? तो मुस्लिम पॉलिटिशियन बोलता है कि भाई देखो, तुम सुअर को इसमें मारोगे, मार के डालोगे, मैं यहाँ अफवाह फैलाऊंगा कि हिंदुओं ने सुअर को मस्जिद में मार के मस्जिद को अपवित्र कर दिया है, दंगे होंगे और मेरा रुतबा बढ़ेगा। आज भी कुछ इसी, आज भी वही बात है कि ये बीफ है और बीफ को आप मंदिर में कई जगह पकड़ेगा बजरंग दल के कार्यकर्ता बीफ को मंदिर में डालते हुए, जी, जी, जी। और फिर र्यूमर फैलाते हुए कि मुसलमानों ने किया है। तो ये बीफ का बहुत सेंट्रल रोल है। और पर वास्तव में देखा जाए तो बीफ में कॉम्प्लेक्सिटी भी है। जैसे यही गवर्नमेंट में जो आज रूल कर रही है, उसमें किरण रिजिजू नाम के एक बड़े मिनिस्टर हैं। जी, नॉर्थ ईस्ट के वो बोलते हैं मैं तो बीफ खाता हूँ। हाँ, जिसको रोकना है रोक लो। हाँ, एक ये भी था, एक एक्टर भी है, रणवीर कपूर है शायद, उसने भी बोला मैं बीफ खाता हूँ। उसकी फिल्मों को, 1-2 फिल्मों को बायकॉट कर दिया। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, एक तरफ से वो किरण रिजिजू जी, वो बोलते हैं जो एक हिंदू बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हिंदू है कि नहीं मुझे पता नहीं जी,
वो कहते हैं कि मैं तो बीफ, रिगार्डलेस वो हिंदू ना हो, वो तो मैं हमारा बीफ culture है। खाता हूँ। लेकिन जब आप यूपी में इनके ये जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको वो मुस्लिम थे, कुछ तो उनका नाम था, ही वॉज द स्पोक्स पर्सन फ्रॉम यूपी। मैं शायद उनकी पिक्चर अभी अपलोड करूं जब मैं ये पॉडकास्ट डालूं। लेकिन जब, क्योंकि ही वॉज मुस्लिम, वो ये कहते हैं कि जिसको बीफ खाना है या जिसको, वो पाकिस्तान चला जाए। तो ये मैं डायनामिक समझ नहीं पाता हूँ। अगर एक इंसान के लिए स्पेस है ये बोलने के लिए कि मैं बीफ खाता हूँ, दूसरा इंसान उसी पार्टी में है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो क्यों नहीं बोल पाता ऐसा? उसको क्यों बोलना है कि मैं, आप पाकिस्तान चले जाओ अगर काव खाना है? उसने भी बोला, साक्षी महाराज ने भी बोला, जी जिसको बीफ खाना है वो पाकिस्तान चला जाए। जी। बहुत सारे मंत्रियों ने इस प्रकार की बात की। किरण रिजिजू को वो माफ़ कर देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, वहाँ गाय की क्वालिटी अलग है। वो तो कुछ ऐसा ही बोलता है। वो ऐसा बोलता है गाय की क्वालिटी अलग है और ये हमारे कल्चर का पार्ट है। जी। गोवा में भी यही था। गोवा में भी बीफ बंदी की बात नहीं की। केरल में एक बीजेपी का एमपी, क्योंकि केरल में बीफ इज़ वेरी पॉपुलर, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ जी। तो बीफ के 5 आइटम्स वहाँ मेन्यू में आपको दिखेंगी। तो इसलिए केरल में एक जो बीजेपी का एमपी बनने वाला था, उसने कहा कि अगर मुझे चुन के दोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ प्रोवाइड करूँगा। गोवा में उन्होंने ये मुद्दे को कभी नहीं उठाया। पर ये जो काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये मुद्दे को क्षेत्रीयता भी देखिए। यूपी में कम्युनलिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुजरात में स्ट्रॉन्ग है, एमपी में स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान में स्ट्रॉन्ग है। तो उस जगहों पर ये बीफ का मुद्दा मजबूती से उठाते हैं। और ज़्यादा जो बीफ के नाम पे लिंचिंग हुई है, वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ज़्यादा हुई है। ओके सर, चूंकि हम काव की बात कर ही रहे थे, आप क्या हिस्ट्री में जब हम मेजर सल्तनट्स की बात करें, किंगडम्स की बात करें, क्या कोई ऐसा हिंदू रूलर थे जिनके किंगडम में काऊ खाना वाज नॉट अ बिग डील? देखिए, इसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वैदिक का पीरियड में तो ये इट वाज नॉट ए बिग डील। इवन अशोका तो खैर बुद्ध हो गया था, तो उसने भी एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था, एक आदेश निकाला था कि हमारे रसोई में उतने ही जानवरों को मारना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। मतलब आप सेक्रीफाइस के लिए नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई हिंदू राजा ने बीफ की परमिशन दी हो या रोका हो, ऐसा मुझे तो अंदाज भी नहीं आता, बट आई विल वर्क ऑन दिस। पर इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद बीफ खाना गॉट रिस्ट्रिक्टेड। उसमें ये किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग को आप समझ लीजिए 2nd 3rd AD. Okay. Now, if we go back to the history again, क्योंकि हम देखते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट या ब्रिटिश के आने से पहले, चाहे वो मिडीवल टाइम ही था, लेकिन हम ज़्यादातर मोनार्क का ही रूल देख रहे हैं, रिगार्डलेस वो कौन हो। लेकिन ये जो मुग़ल पीरियड था मोनार्क्स का, इसको ज़्यादातर आजकल की पॉलिटिकल स्पीचेस में बोला जाता है कि ये स्लेवरी का टाइम था, राइट? ये एज एन फॉरेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन जब आप कंपेयर करें बिफोर मुग़ल टाइम, जहाँ पे अगेन मोनार्क्स थे, तो सच में एज अ हिस्टोरियन ये स्लेवरी का टाइम था? अगर आप दो मोनार्क्स को कंपेयर करें, ऐसा क्या हो रहा है जो अब अचानक से स्लेव बना रहा है? देखिए, ये स्लेवरी का पीरियड था, ये कहना बिल्कुल गलत है। ओके। क्यों गलत है? देखिए, एक किंगडम्स, राजाशाही, मोनार्की में क्या होता है कि राजा एक टैक्स वसूल करता है, वो व्यवस्था को संभालता है जी। स्लेवरी तब होती है जब आपका रूलर यहाँ की प्रॉपर्टी को लूट कर बाहर ले जाता है। अब कई मुस्लिम किंग्स आए, लूटे और चले गए, पर जो मुस्लिम किंग्स ने यहाँ राज किया वो यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं ले गए। नंबर 1, स्लेवरी तब कहते हैं जब यहाँ के जो रूलर है उसको बाहर से इंस्ट्रक्शन आती है। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अकबर के दरबार यही था, औरंगजेब का दरबार यही था। ब्रिटिश पीरियड वाज द पीरियड ऑफ स्लेवरी। दोनों बातें उसमें थी। दे प्लंडर्ड अवर प्रॉपर्टी एंड दे वर रूलिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी था।
तो ये मोनार्क का पीरियड इज ए पीरियड ऑफ किंगडम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनका धर्म जो भी हो, ये गुलामी का पीरियड नहीं था। ये पीरियड एक, इसको कह सकते हैं एक सामंतवाद, या जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे, बेसिकली फ्यूडल पीरियड था। फ्यूडल पीरियड को स्लेवरी का पीरियड नहीं कहना चाहिए। सर, अगर आप वापस से अगर आप जाएं मेरे पहले सवाल पे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया एज ए नेशन आता कैसे है वजूद में, और आपने शायद एक सवाल ये भी कहा था कि अगर आप देखो कहीं ना कहीं मुग़ल रूल में भी ये होता है कि ऊपर से मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मॉडर्न सेंस में नेशन स्टेट ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस फ्रीडम से ही स्टार्ट हो, मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है। पर लेकिन फिर एक और नैरेटिव आज चलता है, वो है नैरेटिव अखंड भारत, जहाँ पे इंडिया तो दूर की बात है, हम अफ़गानिस्तान की भी बात कर रहे हैं, हम भूटान, नेपाल, कुछ तो इंडोनेशिया की भी बात करते हैं। इस चीज़ को ये मतलब इस अगर आपके पास कोई आइडिया है, उसको कोई पुश करनी चाहिए, कोई हिस्ट्री, ये कौन सी ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पे बेसिकली इट वाज एन अखंड भारत, या कौन सा लॉजिक है जिससे ये नैरेटिव पुश किया जाता है? देखिए, हिटलर भी जब पावर में आया जी, वो अपने नज़दीकी राज्यों को बोलता था ये पहले वाइमर रिपब्लिक में थे, ओके, तो आई हैव फुल राइट टू गेट देम बैक। ओके, जो भी ये इस प्रकार की पॉलिटिक्स रहती है, रिलीजन की आड़ में चलने वाली, वो अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहती है, अनलाइक द जो आज का नॉर्म है उसको न मानते हुए विस्तार भी करना चाहती है। जी, तो एक तरफ से भावना है पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जी, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को भारत में मिलाना है, जी, यानी वो हमारे दिल्ली के इसमें कंट्रोल में रहे, बांग्लादेश इसके कंट्रोल में रहे। जी, तो ये इनका एक्सपांशनिस्ट साइकोलॉजी, ओके, कि हम सब जगह रूल करते थे और फिर से सब जगह रूल लाना है, जी, ये उसका एक तरीका है। बट आजकल की डेमोक्रेसी में जहाँ सबकी बाउंड्रीज डिफाइंड है, राजाशाही में वही तो थी, बाउंड्रीज वेर नॉट डिफाइंड। हर साल वो हम हिस्ट्री स्कूल में पढ़ते थे, जी, तो एक नक्शा आता था, जी, शाहजहाँ का साम्राज्य, हुमायूं का साम्राज्य, जी। औरंग, हर एक नक्शा अलग था, जी, बिल्कुल, करे कोई एक नहीं था। जी, तो ये उस चीज़ को लाना चाहते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक के समय सब इधर इधर था, तो सब वापस लाना है, और उससे भी ज़्यादा थोड़ा एडिशन बोनस मिल गया तो और भी अच्छा है। पता नहीं ये क्यों चाहते हैं, खुद को तो संभालने तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया एक इंसान की शेप करता है, एक इंसान की हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, मुझ जैसा लड़का जो इंजीनियर हो या जो डॉक्टर हो, जो किसी और फील्ड से आता हो, जिसका हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड ना हो, और उसके सामने ये सारी की सारी चीज़ें रखी जाए, आप क्या 2-3 ऐसी सजेशंस देंगे कि जब हम अप्रोच करें ऐसी चीज़ों को, चाहे वो टेम्पल डिस्ट्रक्शन हो, चाहे वो अलग अलग सल्तनत्स हो, मुग़ल पीरियड हो, कि जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन कि अच्छा ये था या ये नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बोला हर कोई इरफान हबीब तो नहीं पढ़ सकता, तो व्हाट आर योर 3 सजेशंस ऑन लाइक टुडेज यूथ? देखिए, मुझे पहले तो लगता है कि सजेशन ये है कि चीज़ों को पूरी तरीके से देखना चाहिए। आप कोई कैनवास देख रहे हैं, उसका एक पार्ट देख के आप नहीं बता सकते ये क्या है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े तो मंदिरों को दान भी दिया, ये पिक्चर आप पता चलने के बाद दिमाग थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर औरंगज़ेब के सेनापति में औरंगज़ेब के जो कोर्ट था उसमें 33% ऑफिसर्स हिंदू थे, शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान सेनापति थे। ये सरल सरल चीज़ें सरल किताबों में हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको ईमेल पे एक PDF भेज दूंगा। अब वो मेरी वो छोटी सी बुक है, बड़े पब्लिशर लेते नहीं, थोड़े से में वो इंग्लिश में आई थी, बस्टिंग मिथ्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। मैं खुद की बात इसलिए सॉरी उसके लिए, क्योंकि इसी सरल किताब जो हो उसमें 70 ऐसे मिथ्स का छोटा छोटा आंसर दिया गया है। बस्टिंग मिथ्स अगेंस्ट माइनॉरिटी शायद अमेज़ॉन पे होगी, या फिर एक वेबसाइट है rampuryani.in, उस पर भी शायद
दूसरे टाइटल से होगी, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा जी। और ऐसे ही आजकल बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, जैसे रुचिका शर्मा मैंने कहा जी। फिर अशोक कुमार पांडे कहा जी। कुछ मेरे वीडियोस भी हैं जी। मैंने तो एक सीरीज़ बनाई है 15 एपिसोड्स की सीरीज़, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जो ये सब चीज़ें आप पूछ रहे हैं ना उसको सिलसिलेवार तरीके से मैंने रखने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, पर लोगों ने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। आनंद पटवर्धन है, राकेश शर्मा है, और दूसरी एक मैंने फिल्म देखी थी मम्मो, नसीम, सलीम लगड़े पे मत रो, सईद मिर्ज़ा की फिल्में एक्सीलेंट। पर ये जो डायरेक्टेड हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस हैं उस पर कुछ कुछ वीडियोस आपको अशोक कुमार पांडे, रुचिका शर्मा और मेरे वेबसाइट पे, मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी और मैं उसको आपको अलग से भेज भी दूंगा। आप उसका रेफरेंस देना चाहें तो आप अपने इसमें जी जी बिल्कुल, मैं इस वीडियो के बायो में जब सर मुझे ईमेल भेजेंगे और जो भी मुझे खुद आपका जो आपने लिखा होगा वो पब्लिकली भी अवेलेबल होगा, तो मैं उसको अमेज़न पे कुछ जी गैदर करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल ऐड दैट लिंक। अब सर एक और जो मैंने पहले सवाल पूछा था, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री पे। जब मतलब कोई न्यूट्रल इंसान जिसको जो जानने की कोशिश करे, फिर ना ऑब्जेक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात करी, मैं रोमिला थापर जी की बात कर रहा था, रुचिका शर्मा जी की बात हम आप जैसे आपने की। फिर ये बोला जाता है कि यार ये ना ये लेफ्टिस्ट है या तो ये कुछ और ही पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है, वामपंथी है, तो ये या तो झूठ लिखते हैं या अपनी हिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर मैं अब पढ़ रहा हूँ जिसको कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, तो यहाँ पे मतलब ये क्या सच है कि बेसिकली अलग अलग लोग अलग, अगर हिस्ट्री की खुद की ऑब्जेक्टिविटी है तो रिगार्डलेस हिस्ट्री कौन लिखे, हिस्ट्री तो वही रहेगी, राइट? पर देखिए लिखने के तरीके में फ़र्क होता है। ओके। आप अगर सेलेक्टिवली लिखें कि आप ये लिखें कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, पर आप ये ना बताएं कि उसने मंदिरों को दान दिया, तो वो सेलेक्टिव हिस्ट्री हो गई। तो ये जो रोमिला थापर और ये इरफान हबीब जैसे महान इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल गहराई में जाके लोगों से जोड़ के प्रेजेंट किया है। तो मुझे अपील क्यों की इनकी हिस्ट्री, क्योंकि इसमें केवल एक तरफा बात नहीं है ना। जैसे अशोक है, सम्राट अशोक, उस पर रोमिला थापर का बहुत गहरा काम है, बुद्धिज़्म और पूरा साउथ एशिया का, इंडिया का। तो उन्होंने ऐसा हवाई चलते नहीं बोल दिया कि अशोक अच्छा राजा था या बुरा राजा था। दैट इज़ नॉट द वे ना। उन्होंने किस प्रकार से पॉलिसीज अडॉप्ट की, किस प्रकार से ये किया, दैट इज़ आवर मोस्ट ब्रिलियंट वर्क। इरफान हबीब वैसे हवाई बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे कि मुग़ल पीरियड में जो टैक्सेशन का मेथड था वो क्या था, हिंदू पेजेंट भी है, मुस्लिम पेजेंट भी है, वगैरह वगैरह, सिस्टम क्या था, तो उसकी बेसिस पे राजा की बाकी पॉलिसीज़ भी दिखती हैं। तो ये एक प्रोफाउंड एटीट्यूड जो है इन इतिहासकारों का, तो उसके आधार पे हिस्ट्री को समझना चाहिए। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो पूरा चित्र और उसको कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखना कि उसके पीछे के कारण क्या क्या दिए हैं। तो बेसिकली इनकी अथॉरिटी को इसलिए डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है क्योंकि एक सेक्शन जो एक एजेंडा प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है वो इस हिस्ट्री से हो नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री अलग पिक्चर रिवील कर रही है बेसिकली। तो तभी ये बेसिकली ये एक रीज़न है जो मैं समझा। बिल्कुल सही जी, चलिए ठीक है सर, ये खैर है तो खैर पूछने के लिए बहुत कुछ, और मुझे उम्मीद है कि आपसे और मुलाकात होती रहेगी, और हमें भी उम्मीद है कि जो आप काम करने पिछले 30 साल से, एटलीस्ट 27 ईयर से आप ये काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कामयाबी मिले। बट वही मेरी तरफ से, क्योंकि जब मैंने ये डाला अपने इस पे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके साथ होगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे इस वीडियो का। मेरी तरफ से और मेरी ऑडियंस की भी तरफ से बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच।